H1B वीज़ा के लिए $100,000 यानी $1,00,000 कंपनीज़ को अदा करने होंगे। 72% H1B वीजा भारतीयों को दिया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी कंपनियां कहती हैं हम बहुत ज्यादा आश्रित हैं इंडियन टैलेंट पर, ये तुमने क्या कर दिया, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हम ये भूल गए कि जो सबको गैर समझता है वो भारत को भी तो गैर समझेगा। जो किसी का नहीं है, बस अपने स्वार्थों का है, वो हिंदुस्तान का भी फिर कैसे हो पाएगा। प्रश्न ये है कि हमारी टांगे इतनी सबल क्यों नहीं है कि हम अपने हिसाब से चल पाएं। हालात अपने देश में ऐसे कर दो कि तुम्हारे टैलेंट को भागने पर मजबूर होना पड़े, और फिर उनको बोलो कि ये ट्रेटर्स हैं और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये तो बता दो कि उन्हें मजबूर होना क्यों पड़ा भागने के लिए। क्या करेगा कोई यहाँ पर, एक प्रतिभाशाली नौजवान है, वो क्या करे बताओ तो। प्रजा है सब, बस प्रजा प्रजा, जिसके हाथ में कोई ताकत तो है नहीं। होगा उसमें बहुत जज्बा, बदलना चाहता हूँ हिंदुस्तान को, कैसे बदल दे बताओ ना। भारतीय जवान टैलेंट मजबूर है, इसलिए वो हमारी कलाई मरोड़ रहा है। उसको पता है कि यहाँ का जवान आदमी मजबूर है, क्या करेगा, और अमेरिका ही आना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ, आजादी के इतने साल बाद भी ये हालत क्यों है कि हमें वहां जाने का मुंह तकना पड़ता है। कुल मिलाकर के अपने सामर्थ्य का कोई विकल्प नहीं होता। आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया कि H1B वीज़ा के लिए $100,000 यानी $1,00,000 कंपनीज़ को अदा करने होंगे। तो अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बेंगलोर और पुणे जैसे शहरों में हैं, तो वो काफ़ी चिंतित हैं। उनका सपना था कि वहाँ जाके काम करेंगे, और जो ऑलरेडी बाकी लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो अब इस पॉलिटिकल डिसीजन को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? मैं तो ये देख रहा हूं कि ये सज्जन भी हमारी आईटी टीम से है। इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है कि यूएस का H1B अब $1,00,000 का हो गया। अरे भाई, उसका देश है, वो करेगा ना। हम क्या बात करें इसमें, हम क्या बात करें। अमेरिका में उसकी अप्रूवल रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो चुनकर आया है, लोगों ने वोट डाला भाई बाकायदा उसको, पहली नहीं दूसरी बार वो चुना गया है। हम होते कौन है शिकायत करने वाले, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल कर रहा है, सॉवरन कंट्री है। सवाल ये होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों किसी और पर आश्रित हैं। होना तो ये चाहिए था कि खलबली अमेरिका में मचती, उनकी कंपनियां रो रही होती। 72% H1B वीजा भारतीयों को दिया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी कंपनियां कहती हैं हम बहुत ज्यादा आश्रित हैं इंडियन टैलेंट पर, ये तुमने क्या कर दिया, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। होना तो ये चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। सचमुच बिल्कुल ऐसा होगा कि तुम्हारे दोस्तों में और तुम में खलबली मची हुई होगी। क्यों खलबली क्यों मची होगी? क्योंकि H1B रास्ता बनता है ग्रीन कार्ड का, परमानेंट रेसिडेंसी, और वो ग्रीन कार्ड रास्ता बनता है सिटीजनशिप का। बस ये बात है, बस ये बात। और इन सब में गारंटर कौन बनता है बेचारा? एम्प्लॉयर। हाँ जी हाँ जी, हम तो बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं जी, हमें भेजो जी। ये क्या हुआ, 8-10 साल बीतते बीतते पासपोर्ट ही बदल गया। अच्छे एम्प्लॉय तो छोड़ो, ये तो अच्छे नागरिक भी नहीं निकले। भाई उसको देखने दो, हमारा स्वाधीन देश है, हम पसंद करेंगे क्या कि कोई और आकर हमारी नीतियों में दखल दे रहा है, ये करो वो करो। अब ट्रंप कोशिश कर तो रहा है दखल देने की, कि हमें तुम्हारा पूरा मार्केट चाहिए अपने अपने कार्स के लिए और अपने एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, चलो टैरिफ गिराओ तुम अपनी। तो हमको अच्छा लग रहा है क्या? हम कह रहे हैं नहीं,
तुम सस्ता माल लाकर बेचोगे यहाँ पर अपना एग्रीकल्चरल माल, तो हमारे किसानों को क्या होगा, हमें नहीं अच्छा लग रहा। तुम अपनी गाड़ियां यहाँ लाकर बेचोगे तो जो हमारे डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा, हमें नहीं अच्छा लग रहा। हम बार बार यही कह रहे हैं हमारा देश है, जैसे मर्जी होगी हम चलेंगे, और हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो भी ठीक कर रहा है ना, करने दो। वो ये थोड़ी कर रहा है कि मैं भारत में आके कुछ करूंगा, वो तो ये कह रहा है कि अमेरिका आओगे तो ये नियम बना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आजादी के इतने साल बाद भी ये हालत क्यों है कि हमें वहां जाने का मुंह तकना पड़ता है? आज भी ये हालत क्यों है कि हर पढ़ा लिखा आदमी, मैंने तुम्हारे जैसा, अमेरिका ही भागने का सपना देखता है? ये क्यों है हालत, बताओ तो। क्यों हमारे बेंगलोर में और हैदराबाद में खलबली मच गई, बताओ। ये जरूरत क्यों थी? और फिर मान लो हम एक्सपोर्टर हैं, दो ही चीजों का भारत एक्सपोर्टर है। या तो एकदम ही जो रॉ मटेरियल होता है उसका, अनप्रोसेस्ड, विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मिनरल्स वगैरह। या हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर आईटी सर्विसेज। जो भी एक्सपोर्टर होता है उसके पास ऑल्टरनेटिव मार्केट्स भी होती हैं कि नहीं? नहीं तो तुम कैसे व्यापारी हो? एक ऐसे व्यापार को आप क्या कहेंगे जिसमें खरीदार एक ही है? इस व्यापारी के सर पे तो हमेशा तलवार लटकती रहेगी ना, कि नहीं लटकेगी? एक ही खरीदार है, अब उसके रहमो करम पे जीना पड़ेगा। तो वही हो रहा है। और एक ही खरीदार क्यों है? क्योंकि हमारा जो पूरा बास्केट है ऑफ ऑफरिंग्स जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं वो बहुत छोटा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ करते ही नहीं है। 17% दुनिया की आबादी भारत में रहती है, इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का हिस्सा है 3%, चीन का है 20%, आबादी बराबर दोनों की। हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ होता तो इतनी समस्या नहीं होती। अब तो एक बड़ी समस्या ये आती है कि हमें डॉलर भी तो चाहिए ना। इसलिए नहीं कि डॉलर पैसा है, इसलिए कि डॉलर फॉरेन करेंसी है। वो डॉलर नहीं होगा तो तेल कहां से खरीदोगे? फॉरेन रिजर्व्स की क्राइसिस हो जाती है, जैसे 91 में हो गई थी। फिर कहते हो अरे फॉरेक्स की समस्या आ गई। वो समस्या नहीं होती ना अगर डॉलर अलग अलग जगहों से आ रहा होता। आप बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होते। अभी कहां से आता है? या तो आईटी से आता है या रेमिटेंसेस से आता है। वो जो कर रहा है उसको करने दो। हम बिल्कुल यहां पर खड़े होकर कह सकते हैं पागल आदमी है। हम क्या कहेंगे? उसी का आधा देश बोल रहा है कि पागल आदमी है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो नीतियां हैं ये मीडियम टर्म में अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। पर उस आदमी को मीडियम टर्म देखना ही नहीं है, उसको अगले 3 साल देखने हैं। क्योंकि अमेरिका में तीसरी बार तो राष्ट्रपति बन सकते नहीं, और कुल 4 साल का कार्यकाल होता है। 1 साल अभी निकलने को हो जाएगा, तो बचा क्या? तो आदमी कह रहा है यार 3 साल करो और नोबेल प्राइज लेके निकलो, वैसे भी 80 पार कर गए, अब बचा क्या है? हम बिल्कुल यहां खड़े होकर कह सकते हैं बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ट्रंप ने बहुत गलत कर दिया। पर जो भी कर दिया उसके लिए उसको अमेरिका की जनता ने अधिकृत करा है, ऑथराइज करा है, तो वो कर सकता है। और हम कोई होते नहीं बोलने वाले, हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें तब भी नहीं बोलना चाहिए था जब चुनाव हो रहा था और यहां पे हमने यज्ञ और हवन करे थे कि ट्रंप का जीतना जरूरी है। बोलना हमें तब भी नहीं चाहिए था। पर तब हमें ट्रंप इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो कहता था कि जितने भी गैर लोग हैं उनको मुल्क से निकाल देना चाहिए। यही काम हम यहां पे करना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि बढ़िया है, देखो राइट विंग रेजोनेंस हो रही है। हम ये भूल गए कि जो सबको गैर समझता है वो भारत को भी तो गैर समझेगा। जो किसी का नहीं है, बस अपने स्वार्थों का है, वो हिंदुस्तान का भी फिर कैसे हो पाएगा? तो लो उसने गाज गिरा दी हिंदुस्तान पर। अब यज्ञ कर लो ट्रंप के नाम का, ट्रंपेश्वराय नमः। और फिर कह रहा हूं हमें नाराज होने का कोई हक ही नहीं। हर सॉवरेन देश का जो प्रीमियर होता है, हेड होता है,
अध्यक्ष होता है वो चुना ही इसलिए जाता है कि अपने देश के हित में काम करे। वो अपने देश के हित में काम कर रहा है जैसा उसको लगता है, हालांकि उसके देश के हित में भी वो काम नहीं है। थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपने पढ़ी होगी। अगर मैं कोई चीज, दो चीजें बन सकती हैं अगर ए और बी, और मैं और आप देश हैं, मैं और आप देश हैं, मान लो मैं भारत हूं आप अमेरिका है, तो दो ही चीजें बन सकती हैं, ए और बी। ए मैं सस्ती बना सकता हूं और बी आप सस्ती बना सकते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि मुझे सिर्फ ए बनाना चाहिए और आपको सिर्फ बी बनाना चाहिए, और हम दोनों का साझा हित इसमें है कि मैं सिर्फ ए बनाऊं और आपको एक्सपोर्ट कर दूं, और बदले में आप सिर्फ बी बनाओ और आप मुझे बी एक्सपोर्ट कर दो। इसमें दोनों का हित है। लेकिन जो पूरा स्वदेशी वाला मसला होता है जिसमें कई तरह के कोण हैं, कुछ उसमें कोण सही भी हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ डिपेंडेंट, आइसोलेटेड, आइलैंड लाइक इकोनॉमी। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? कहता है ट्रेड ज्यादा होने ही नहीं चाहिए, आप ए और बी खुद बनाइए, भले ही आपको बी बनाना भी नहीं आता और भले ही बी आपके यहां महंगा बनता है। इसी तरह से आप भी अपना ए और बी खुद बनाइए, भले ही आपका ए महंगा बनता है। इसमें दोनों का ही घाटा है, क्योंकि उसको एक चीज महंगी बनानी पड़ रही है, मुझे दूसरी चीज महंगी बनानी पड़ रही है। बेहतर ये होता मैं भी सस्ता बनाता, वो भी सस्ता बनाता, मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता, मुझे कर देता। ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो अमेरिका को भी महंगा पड़ने वाला है, और अमेरिका में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो रहा है। काटेगी ये चीज अमेरिकन को भी, पर वक्त लगेगा। और ट्रंप का ये कि वक्त ही भाई नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है तो वक्त अगर लगता हो तो लगे। बात आ रही है समझ में? खुद को मजबूत बनाओ। दूसरे की शिकायत करने से क्या लाभ है? दूसरे तो दूसरे अपने हिसाब से काम करेंगे। यद्यपि हम ये चाह सकते हैं, हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि सद्बुद्धि सबको आए, पर अब कोई सद्बुद्धि का वर्ण करेगा कि नहीं करेगा, हमारा तो कोई उस पर जोर नहीं चलता ना। लोगों की अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपने केंद्र होते हैं, अपने मंसूबे होते हैं, लोग अपने हिसाब से चलेंगे। प्रश्न यह है कि हमारी टांगे इतनी सबल क्यों नहीं है कि हम अपने हिसाब से चल पाए। अभी 26 तारीख को हमारा MiG-21 रिटायर हो रहा है। 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड है, हमारे पास 29 है। बताओ क्यों हम फंसे हुए हैं? और जो उसका प्रोडक्शन भी होने जा रहा है, जो उसका रिप्लेसमेंट है तेजस MK1, वो होने जा रहा है 20-25 कुल साल के बनेंगे। जो हमारी सीमाओं पे बड़े से बड़े खतरे हैं, पाकिस्तान से 7 बड़ा गुना हमारा देश है, आबादी में भी और अर्थव्यवस्था में 8 गुना ज्यादा बड़ा है। और पाकिस्तान के पास 26 है स्क्वाड्रन, हमारे पास 29 है। ये कौन सा रेशियो है? वहां 7 टाइम्स का रेशियो है, यहां 1:1 का। ये क्यों हो रहा है पता है ना? क्योंकि इंजन हमें अमेरिका से चाहिए। हम कह रहे हैं हमने स्वदेशी विमान बनाया है, पर उसका इंजन हमारा नहीं है। अब अगर अमेरिका पाबंदी लगा दे और वो हमारी कलाई मरोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो ये भी कर सकते हैं कि तुम्हारा ये भी रोक देंगे हम। पहले उन्होंने जो गुड्स थे उन पर टैरिफ लगाई, अब वो सर्विसेज पर आ गए हैं। अब वो आगे डिफेंस पर क्यों नहीं आ सकते? उन्हें तो हमारी कलाई मरोड़नी है। कलाई मरोड़ने के लिए वो ये भी क्यों नहीं कर सकते कि जी इंजन नहीं सप्लाई करेगी एचएएल को? ये क्यों नहीं कर सकते? फिर हम शिकायत करें कि अरे 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 हमारा मिग भी चला गया और तेजस भी नहीं बना, तो ये शिकायत किसी काम की? कुछ होगा इस शिकायत से? पर तुम घबराओ नहीं, ये सब बहुत लंबा नहीं चलना है। 6 महीने, साल भर, बहुत हुआ तो 3 साल में ये सब हो जाएगा। ग्रीन कार्ड दूर नहीं। तुम भी आईटी से ही हो ना? हालात अपने देश में ऐसे कर दो कि तुम्हारे टैलेंट को भागने पर मजबूर होना पड़े, और फिर उनको बोलो कि ये ट्रेटर्स हैं और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये तो बता दो कि उन्हें मजबूर होना क्यों पड़ा भागने के लिए।
मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। उन्हें क्यों मजबूर होना पड़ता है भागने के लिए, बताओ ना। वो वहां बैठ करके क्यों मक्खन मलाई खा रहे हैं पूरी दुनिया की? क्यों 72% वो जितने इश्यू करते हैं H1B उसमें से सब तो हमारे लिए, हमारे ही लोग वहां सबसे ज्यादा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चीन ने भी अपने लोगों को वहां से रोक लिया, मालूम है ना, वहां से वापस आ रहे हैं चीन में। और जो लोग अमेरिका से अब काम करके वापस आए हैं पिछले 10-20 साल में चीन में, उन्होंने चीन को बहुत योगदान दिया है। बहुत सारी चीजें जिनमें चीन अब कटिंग एज पर पहुंच रहा है, उसमें योगदान उन चीनियों का है जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में, लैब्स में काम करके आए और फिर उस अनुभव को उन्होंने चीन में लगा दिया। चाहे वो एआई का क्षेत्र हो या डिफेंस का क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो। और हमारे यहाँ हालत यह है कि हम भागने को तैयार बैठे हैं, किसी तरह यहां से भागने को मिले। हम क्या बस ये मान लें कि हम में देश प्रेम नहीं है, या बात और ज्यादा है कुछ? बोलो ना। क्या करेगा कोई यहां पर, एक प्रतिभाशाली नौजवान है, वो क्या करे बताओ तो? प्रजा है सब, बस प्रजा। प्रजा जिसके हाथ में कोई ताकत तो है नहीं, तो क्या करेगा वो यहां रह के? जान दे तो भागता है। होगा बहुत टैलेंटेड, उसके टैलेंट की कदर क्या है ये तो बताओ। होगा उसमें बहुत जज्बा, बदलना चाहता हो हिंदुस्तान को, कैसे बदल दे बताओ ना। क्या करे, चुनाव लड़े? हमारे यहां चुनाव लड़ने में ह्यूज एंट्री बैरियर है। कहां से लाओगे वो करोड़ों रुपए जिससे कि एक एक अपनी सीट भी लड़ सको? पूरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना तो सैकड़ों करोड़ का सौदा है। अपनी सीट भी लड़ने के लिए पैसा कहां से लाएगा आदमी? और अपना तो भर दे नॉमिनेशन और पीछे से आकर उसे घर में पत्थर मारो, आग लगा दो। क्या करेगा? कोई बदलाव लाना भी चाहता है, जवान लोग होते हैं, उनके बहुत जज्बा होता है। वो कहते हैं ये बदलेंगे वो बदलेंगे, बहुत सपने हैं उनकी आंखों में। वो कैसे बदल दें इस देश को, बताओ तो तरीका क्या है? एक जवान आदमी को कैसे बदल, तरीका बताओ। कोई तरीका है? जब वो देखता है कोई तरीका ही नहीं है तो उड़ जाता है बाहर। हाँ बिल्कुल, कटिंग एज, हाईटेक प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करी है। वो कहां लगाए? कहां लगाए? वैसे ही यहां इंडस्ट्रीज ही नहीं है जहां उसके ज्ञान का, नॉलेज का इस्तेमाल हो सके। आप आईआईटी से निकले हो, मैकेनिकल केमिकल कुछ करके, आपने जो सीखा है उसको इंडिया में लगाना मुश्किल है, उतनी यहां पर जरूरत और वैकेंसीज ही नहीं है, तो वो फिर बाहर जाता है। और आपको नहीं नहीं, उसे अपना कुछ शुरू कर देना चाहिए। अपना कुछ शुरू करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में कितनी है जानते हो ना? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया कहां पर आता है पता है ना? वो अपना तो कुछ शुरू भी कर दे, पर यहां शुरू करना भी बहुत खतरे का सौदा है। तो उड़ते हैं सब, बाहर जाते हैं। ट्रंप को भी ये बात पता है कि भारतीय जवान टैलेंट मजबूर है, इसलिए वो हमारी कलाई मरोड़ रहा है। उसको पता है कि यहां का जवान आदमी मजबूर है, क्या करेगा? और अमेरिका ही आना पड़ेगा। अपवाद हो सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हो इंडियन स्टार्टअप्स भी तो हैं, ये भी है वो भी है, बिल्कुल बोल सकते हो, मैं उन सबको जानता हूं। उसके बाद कह रहा हूं वो सब बहुत छोटा है। वो इतना नहीं है कि इंडियन टैलेंट को अब्सॉर्ब कर पाए, और छोटा भी है और लो वैल्यू एडेड भी है। क्या स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं? फूड डिलीवरी एप्स, ये इसमें हाईटेक वो लग रहा है। हाँ ठीक है, आईपीओ आ सकता है, पर आईपीओ आने से जिस आदमी ने सोचा हो कि मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार है, उसकी भूख तो नहीं मिट जाएगी ना। ले देखे वो है क्या कुल? यही तो है कि तुम्हारे दरवाजे पर जूता डिलीवर कर देंगे, खाना डिलीवर कर देंगे, नमकीन डिलीवर कर देंगे, और इस तरह के ये काम चल रहे हैं ये टेक्नोलॉजी के नाम पर। एआई में किसी को काम करना है, एक कंप्यूटर इंजीनियर है हमारा, क्या करे? वहां ओपन एआई बैठा है, यहाँ चीन में, यहाँ डीप सीक बैठा हुआ है। आप हिंदुस्तान यहाँ क्या करे, क्या करे बताओ? एआई में काम करना है हिंदुस्तान में रह के, क्या करे वो? और ये बात पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया मालूम है अब एक और काम कर रही है।
इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अब ये एक युग आने वाला है जिसमें पूरी दुनिया को पता होने वाला है कि जो बिल्कुल प्रतिभा के धनी होते हैं, एकदम टॉप 0.1 परसेंटाइल, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स निकाली जा रही हैं और ज्यादा निकाली जाएंगी। गोल्डन वीसा ऑफर किए जाएंगे। मुल्कों में होड़ लगने वाली है आगे कि कौन यहां की जो बिल्कुल क्रीम है उसको अपने यहां ले लेता है। कहते हैं यहां पर जो बिल्कुल नीचे वाली जनता है, जो मरने को ही तैयार है, उसको यहां पड़ने रहने दो और सड़ने दो उसको यहां पर। बाकी जो यहां के ढंग के लोग हैं उनको अपने मुल्कों में खींच लो। तो आप दो चीजें देखोगे, एक और तो जो इमिग्रेशन है उसकी रेगुलेशंस और टाइट होंगी साधारण आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए। दूसरी ओर आप देखोगे कि जो टॉप टैलेंट है उसको और ज्यादा न्योता दिया जाएगा कि हमारे यहां आ जाओ, तुम्हारे देश में वैसे ही तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ले दे करके कुल मिला करके जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि इंडिया विल बिकम द बैकयार्ड ऑफ द वर्ल्ड। जो भी ढंग के लोग होंगे वो चाह चुके होंगे, जो यहां रहेंगे वो एक गैस चेंबर जैसी हालत में रहेंगे, और जो बिल्कुल लो वैल्यू एडेड है वो काम कर रहे होंगे। दुनिया अपना जो सबसे नीचे वाला काम है साधारण एकदम, वो काम भारत को आउटसोर्स करेगी, वही यहां चल रहा होगा और वही हमारी तरक्की होगी। चिंता मत करो, ये H1B वगैरह वाली समस्या ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। और न ही ये रहने वाला है कि टेस्ला या एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ट्रंप उनको रोक नहीं पाएंगे। वजह बहुत सीधी है, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पर लोगों को पैसा अच्छा मिलता है, तो प्रोडक्ट्स भी वहां पर महंगे तैयार होंगे। तो जो भी सस्ता काम होना है भाई यहीं आएगा, चिंता मत करो। चीन भी अब उतना सस्ता नहीं रहा, क्योंकि वहां भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। लेकिन वो जो सस्ता खेल था उसमें भी हमसे बाजी पता है कौन मार गया? वियतनाम और बांग्लादेश। महंगा खेल तो हम खेल ही नहीं पाए, सस्ते खेल में भी बाजी ले गए वियतनाम और बांग्लादेश। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर इतनी ये 25-50% टैरिफ क्यों लगा पाए? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई यूनिकनेस नहीं है, रिप्लेसेबल है सारे। उदाहरण ले लो टेक्सटाइल्स का, आप जो टेक्सटाइल्स भेज रहे हो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भेज रहे हैं, चीन भी वही भेज रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो उसमें अमेरिकन कस्टमर का नुकसान हुआ। अमेरिकन कस्टमर का भी नुकसान नहीं है, आज तक उसे आपके ब्रांड का मिल रहा था, कल उसे बांग्लादेशी ब्रांड का मिल जाएगा, लगभग उतनी ही कीमत में। कुल मिलाकर के अपने सामर्थ्य का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जहां संस्कृति ही बन गई हो दूसरों पर आश्रित रहने की, वहां यह भाव ही नहीं उठता कि अपने दम पर जिंदगी जीनी है। और जब व्यक्तिगत जिंदगी अपने दम पर नहीं जी जाती तो राष्ट्रीय जीवन भी फिर अपने दम पर नहीं होता, राष्ट्रीय जीवन भी पराश्रित हो जाता है। जब यहां का व्यक्ति ही शर्म नहीं अनुभव करता दूसरे पर यह करने से, जब धर्म में ही हमने ये मान लिया है कि जो सर्वशक्तिशाली सत्ता है वो हमारे भीतर नहीं, हमें हर तरीके से इधर उधर तमाम आकाओं की मेहरबानी पर जिंदा रहना पड़ेगा, तो वही चीज फिर हमारे धार्मिक जीवन से हमारे व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देती है, फिर सामाजिक जीवन में दिखाई देती है, और फिर राष्ट्रीय जीवन में दिखाई देती है। झुकना, दबना, दूसरे पर आश्रित रहना बड़ी गहरी आदत बन गई है हमारी, और हम रिस्क एवर्स बहुत है। आगे बढ़ने के लिए खतरे उठाने पड़ते हैं, खतरे। सेफ खेलो, मिडिल ऑफ द रोड चलो,
सब माँ बाप अपने बच्चों से यही लगे हैं, बेटा तुम्हारी अच्छी सी जॉब लग जाए। बेटा किसी बड़े ब्रांड में आपकी जॉब लगी? नहीं लगी? बेटा आप अच्छे से एजुकेशन लीजिए ताकि आपकी बहुत अच्छे ब्रांड में जॉब लग जाए और आप यूएस में सेटल हो जाए बेटा। अब यहाँ क्या इनोवेशन होगा, क्या क्रिएटिविटी होगी? ये हो सकती है? यहाँ क्या खतरा उठाया जाएगा? तो यही किया जाएगा कि अच्छा बच्चा बन करके यहां से मांग काढ़ करके, यस यस आई विल बी अ गुड सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्या है? ये माँ बाप की अल्टीमेट ड्रीम ही तो है, और क्या है? यहां कौन सा माँ बाप तैयार है कि मेरे घर में क्रांतिकारी पैदा हो जो कुछ अलग करके दिखा दे? सबको यही है, नहीं बेटा आप ना सेफ खेलिए, आप पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करिए बेटा। और जल्दी से देखिए वो कुंडली लगा के गोत्र मिला के, शी इज अ वेरी डेंटी गर्ल, बीए इंग्लिश ऑनर्स। मम्मी जी को इंग्लिश नहीं आती तो उसकी गाली नहीं समझ पाएंगी, अच्छा रहेगा ना। फिर हमें ताज्जुब होता है कि दुनिया हम पर बल प्रयोग क्यों कर रही है। फिर हमें ताज्जुब होता है कि छोटे छोटे देश हमें आंखें क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन ही गड़बड़ है। राष्ट्र तो एक एब्स्ट्रैक्शन है ना? रियलिटी तो पर्सन है। जब व्यक्ति ही गड़बड़ है तो राष्ट्र कैसे ठीक हो जाएगा? और व्यक्ति को गड़बड़ बना रखा है हमारी बहुत पुरानी मान्यताओं ने, जिन्होंने हमारी संस्कृति ही विकृत कर दी है। और उस संस्कृति को हमने धर्म का नाम दे दिया है। जब तक हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ठीक नहीं किए जाएंगे, इनको दर्शन पर नहीं आधारित किया जाएगा, तब तक भारत का सशक्त होना असंभव है। आज ट्रंप है, कल कोई और होगा। चीन चढ़ाया था, अब इधर से ट्रंप आए हैं तो अब हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं। चीन फिर कुछ दिनों में चढ़ाएगा। और चीन से हमें कब दोस्ती करनी पड़ रही है? जब अभी अभी हमको पता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो पूरी पाकिस्तान की नहीं, चीन की ज्यादा कारिस्तानी थी। और उसके कुछ ही महीने बाद हमें जाकर के चीन से हाथ मिलाना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अपना दम नहीं है। भारतीय ठीक नहीं है तो भारत ठीक कैसे हो जाएगा? बैठिए। नमस्ते आचार्य जी, मैं अपना प्रश्न लिख करके लाई हूँ। आचार्य जी, जब आप भारत की समस्याओं की बात कर रहे होते हैं तो आप विमेन एम्पावरमेंट, अंधविश्वास, लोक धार्मिक कट्टरता, सिविक सेंस जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर आप वेस्ट से बात करें तो उनके किन मुद्दों को एड्रेस करेंगे, क्लाइमेट चेंज के अलावा? उससे बड़ा मजेदार होता है बात करना। एक तो बहुत सालों से करी नहीं बात, बीच में काफी होती थी। पर ये आप क्यों पूछ रहे हो सवाल? क्या करना है? ये क्यों पूछ रहे हो? इसमें क्या है? ये जब उनसे करेंगे बात तो देखेंगे उनकी शक्ल पे क्या लिखा है, उस हिसाब से उनसे बात होती है। आचार्य जी क्यूरियस उनके दूसरे हिसाब किताब होते हैं। अब उदाहरण के लिए फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं बिल्ली हूं, मैं बिल्ली हूं और ये जो मेरा पार्टनर है मेरा ओनर है, और ये तो फ्रीडम है ना। फ्रीडम टू चूज माई आइडेंटिटी एंड आई हैव चोजन माई आइडेंटिटी एज दैट ऑफ अ कैट। तो फ्रीडम क्या चीज है उनको समझाना पड़ता है। अभी आपको नहीं समझाऊंगा, आप तो कोई नहीं आते हो कि मैं बिल्ली हूं कि भैंस हूं। आपके मुद्दे दूसरे हैं, वहां मुद्दा दूसरा होता है। वहां पर वो फ्रीडम को बहुत दूसरी दिशा में ले जा करके डिस्टॉर्ट कर चुके हैं। तो एक ये मुद्दा आता है। लोनलीनेस उनके लिए मुद्दा होता है, और मुद्दे होते हैं वहां पे, उनसे उन पे दूसरी बात होती है उनसे।
सर मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी एक चार्ली कर्क नाम के व्यक्ति की डेथ मतलब उनकी गोली हत्या मारी, की हाँ आगे जी। बढ़ो। तो सर उनके जो ओपिनियंस थे वो बहुत ही कट्टर थे। हाँ ठीक है। वो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थे। वो सर विमेन को लेके बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हाँ थे। हाँ हाँ उनका कहना था कि अगर उनकी 9 इयर्स की बेटी के रेप से अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी वो अबॉर्ट करना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि अगर अब वो आएंगे सामने तो बात करेंगे, जी उसमें है सब कुछ। देखो, इंसान तो इंसान ही है, भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, वृत्तियां तो एक ही होती हैं, मूर्खताएं भी सब एक ही तरह की होती हैं, बस उन पे जगह, समय, समाज, संस्कृति, इनका कपड़ा चढ़ जाता है। कपड़े के नीचे तो सब एक ही हैं, तो हो जाती है बात, कोई दिक्कत। सर मुझे आश्चर्य इस चीज़ पे हो रहा है कि ये बातें अमेरिका में हो रही हैं और तो ये आप अमेरिका को क्या समझते हो? क्या आपको आश्चर्य क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, बहुत वजहें हैं कि वहाँ पैसा है और कुछ बहुत बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास, वो सब ठीक है। पर आज भी अगर आप गूगल करोगे तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत है अमेरिकी लोगों का जो मानता है कि अर्थ फ्लैट है। छोटा मोटा नहीं, मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा हूँ। आप वहाँ क्या बात करोगे? हम कहते हैं विश्व की जो सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी है, देखो राष्ट्रपति किसको चुना है। तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि अमेरिका में बैठा है तो बड़ा बुद्धिजीवी हो गया या बड़ा होशियार हो गया। हाँ, गन कल्चर वहाँ देखा है ना। हाँ जी सर। हाँ, हर आदमी वहाँ पर, जैसे आप यहाँ जाते हो मॉल में, आप वेंडिंग मशीन लगी है, आप कुछ उसमें से अपना सॉफ्टी निकाल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक निकाल लेते हो, ऐसे ही वहाँ मॉल में जाओ तो ऐसे वहाँ बंदूकें सजी होती हैं और फिर वहाँ पर आए दिन गोलियां चलती रहती हैं, सब होता रहता है। जी तो ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका माने कि वहाँ सब बड़े विद्वान और बड़े गहरे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जो उनकी खूबियां हैं वो हमको सीखनी चाहिए, जो जिस क्षेत्र में अच्छा है, ऊंचा है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के न सिर्फ स्वीकारना चाहिए बल्कि सीखना चाहिए, है ना। तो वो सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को देवता ही मान लो या किसी को कि अमेरिका है तो बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जो अमेरिकन है वो बहुत हद तक विरासत की खा रहा है। अमेरिकन इनोवेशन लेवल्स हैं या प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं वो कई दूसरे देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी उनके सिस्टम्स हैं जो बिल्कुल टूटे हुए हैं, उदाहरण के लिए हेल्थ केयर। तो सबसे बड़ी बड़ी भारी भारी गाड़ियां वही बनाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वही करते हैं। अभी भी जो पूरा जो जो क्लाइमेट मूवमेंट है उसको वही ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। पहली बार नहीं, दूसरी बार वो ब्लॉक कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट को। तो सीखेंगे, पूरी दुनिया से सीखेंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं तो वहाँ जाके पढ़ेंगे भी और आते हुए वापस लौटते हुए नमन भी करके आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को किसी भी तरीके से आप हीन मान लीजिए। हम्म दोनों अतियां गलत हैं। एक तो होता है अंधा राष्ट्रवाद कि हम विश्व गुरु हैं और हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और ये है क्या अमेरिका वाले, वॉशिंगटन फाड़ देंगे हम। एक तो ये होता है, ये भी मूर्खता है परले दर्जे की। और दूसरा ये होता है कि अमेरिका थोड़ी है, वहां सब देवी देवता बसते हैं, स्वर्ग है और वहां पर कदम रखते ही बिल्कुल मैं तर जाऊंगा। वो भी दूसरे तरह की मूर्खता है। वहां भी इंसान बसते हैं और 100 तरह की कमियां और खोटें उनमें भी हैं। हमें खुद पर ध्यान देना है, भीतर से शुरुआत करके बाहर तक बेहतर ही बेहतर होते जाना है, सबका कल्याण चाहना है, सबका भला हो। हम बेहतर बनेंगे तो बेहतर बनने का लक्षण ये होगा कि क्या हम दुनिया के सब देशों को भी बेहतर बना पा रहे हैं। वैसे भी क्लाइमेट क्राइसिस जैसी चीज देश और देश में अंतर नहीं करती है। डिफॉरेस्टेशन कहीं भी हो रहा हो उसका भी असर आप पर भी पड़ेगा। तो आप ये कह भी नहीं सकते कि अगर मैं बेहतर बनूंगा तो बस अपने ही देश को बेहतर बनाऊंगा। अभी जैसी दुनिया हो गई है उसमें तो सचमुच वसुधैव कुटुंबकम,
आपको अगर बचना है तो आपको पूरे विश्व को बचाना पड़ेगा। और एटॉमिक एक्सप्लोजन अब कहीं भी हो जाए, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। तो सब कुछ अब जुड़ा ही हुआ है, तो सब हमारा है, हम सबको बेहतर बनाएंगे, लेकिन शुरुआत अपने भीतर से करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर।